नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का वीडियो जो है आज 26 मार्च 2025 है और आज का ये न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो होगा। इसकी शुरुआत इस सवाल से करते हैं, ज़रा इसका उत्तर निकालिए। आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर है, ये क्या है? सहयोग पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दरअसल में एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, उसके और भारत सरकार के बीच में थोड़ा सा ठन गया है। तो वही देखेंगे कि क्या है सहयोग पोर्टल और किस कारण से विवाद हो रहा है। इन सारे टॉपिकों को देखेंगे। उसके साथ में बहुत सारे आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं, पीडीएफ के अंत में रहता है। एक एक करके पहले न्यूज़ देखेंगे, फिर एमसीक्यू पर आएंगे। और इस पीडीएफ में मैं आपको वो भी दे देता हूँ, न्यूज़ भी दे देता हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि किस न्यूज़ के रिगार्डिंग क्या कंटेंट है। तो एक एक करके देखेंगे। 71 बीपीएससी के लिए अगर आपको करंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करना हो तो ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। या यूपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी एग्ज़ाम वनडे वाला होगा या पीसीएस लेवल का होगा, तो उसके करंट अफेयर आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं इस वाले वीडियो में, और वन लाइनर एमसीक्यू भी मिल जाता है। तो इसको रेगुलर फॉलो करेंगे तो 71 बीपीएससी के लिए जो आपका अंत में करंट बर्डन हो जाता है ना, वो नहीं होगा। कल जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे मेंस के रिगार्डिंग, उसका मैंने आज मॉडल आंसर दे दिया है। पब्लिक ग्रुप में भी आज मैंने दिया है, क्योंकि वो सवाल काफ़ी शानदार था और बीपीएससी पीवाईक्यू है वो, जिसमें है कि कास्ट और डेवलपमेंट की राजनीति पर आधारित बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया था। उसका मैंने मॉडल आंसर भी दे दिया है, आज के ग्रुप में जाकर के देखिएगा। ओके। और एक चीज़ है, अगर आप अभी लिख नहीं रहे हैं 71 बीपीएससी के लिए और केवल तैयारी कर रहे हैं, मात्र केवल कोचिंग कर रहे हैं, तो ये गलत होगा, ये बहुत ही गलत बात होगा। ऐसा मत कीजिएगा। लिखिएगा ज़रूर, आंसर राइटिंग कीजिएगा सिलेबस के साथ साथ में। बहुत सारे बच्चे मिसगाइड रहते हैं कि सिलेबस के बाद हम आंसर राइटिंग करेंगे, नहीं, वो गलत तरीका होता है। साथ में करना होता है आपको। आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर आप पीटी में लग जाएंगे। इसलिए डेली लिखिए, कुछ न कुछ अवश्य ही लिखिए। अपना भी ग्रुप चलता है, शुरू हुआ है 2 दिन पहले ही, तो जुड़ सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह रहता है, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का। आपदा प्रबंधन विधेयक पर अमित शाह जी का बयान आया है। क्या आया है बयान? डिजास्टर मैनेजमेंट बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? तो 2005 में आया था। और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर प्रधानमंत्री जो होते हैं देश में, वो सबसे प्रमुख क्या होते हैं? तो अधिकारी होते हैं। उनके नीचे सीएम, उसके बाद डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये 3 स्तरीय ढांचा भारत में आपदा प्रबंधन को लेकर बनाया गया। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया भारत में। अभी भी वर्तमान में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2024 में लाया गया है, जिसको 2025 के अभी जो सेशन चल रहा है, बजट सेशन के पश्चात वाला, इसमें राज्यसभा में कल अमित शाह जी ने इसको पेश किया है। नो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? नो बाइस इन फंड। इन्होंने बोला है कि कोई सेंट्रलाइजेशन, कोई केंद्रीकृत नहीं किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट में पावर को। और फंडिंग को लेकर जो आरोप लगाए जाते हैं कि भारत की सरकार क्या कर रही है, तो अपने जो राज्य होते हैं, अपने चहेते राज्य जो हैं, जो बीजेपी शासित हैं, उनको अधिक फंडिंग देती है और बाकी राज्यों को कम फंडिंग देती है, ऐसा आरोप लगा था। और ख़ास तौर से केरल ने आरोप लगाया था। केरल में आपको याद होगा कि पिछले वर्ष लैंडस्लाइड की घटना देखी गई थी केरल में, उसके पश्चात से आरोप लगा था। तो इसी को ज़रा डिटेल में देखेंगे। जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये। आज मेंस वालों के लिए मैं करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी दे दूंगा, बना लिया है। कल मैंने 5 घंटे लगा मुझे बनाने में। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन कोई केंद्रीकरण या पक्षपात नहीं होगा, संसाधनों के वितरण राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये कल ये पेश किया गया है राज्यसभा में। ये तो न्यूज़ हो गया, अभी मैं आपको समझाऊंगा आपदा प्रबंधन विधेयक है क्या। आपदा प्रबंधन के लिए धन, अमित शाह ने कहा केंद्र सरकार मुफ्त आपदा प्रबंधन की लागत को पूरा नहीं कर सकती। राज्यों को आपदा प्रबंधन को अपनी जरूरतों के आधार पर अनुरोध करना होगा। केंद्र सरकार आपदा राहत के लिए निर्धारित मानदंड जो हैं उसी के अनुसार से आपको राशि दी जाएगी। यदि कोई झोपड़ी नष्ट होती है तो निश्चित राशि दी जाएगी। यदि कंक्रीट का घर गिरता है तो उसकी राशि अलग होगी। इन्होंने बोला है कि जो वर्तमान में अगर कोई झोपड़ी बना हुआ है, डिजास्टर के कारण अगर वो बह जाती है, तो हम उसकी जगह पक्का मकान के लिए आपको पैसा नहीं दे सकते, ऐसा इन्होंने कहा है। क्या नहीं देना चाहिए? देखिए क्या होता है।
वित्त आयोग की भूमिका। 2005 के अधिनियम के बाद वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक विधि विकसित की। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस विधि को राज्यों के लिए पक्षपात रहित बनाया था। आपदा प्रबंधन पारदर्शिता की कमी है, ऐसा कई सारे राज्यों ने आरोप लगाया कि पीएम केयर्स फंड जिसका उदाहरण हो सकता है, कोविड प्रबंधन इसका उदाहरण हो सकता है, जिसमें आपदा प्रबंधन में आपने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी को कम किया है। ऐसा आरोप है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। आप आपदा प्रबंधन में केंद्र की क्या भूमिका है? तो अमित शाह ने कहा कि आपदा प्रबंधन का सबसे बड़ा ढांचा डीडीएमए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास में है। अब ये क्या है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, पीएम, सीएम और डीएम। आपदा प्रबंधन एक्ट पढ़ना पड़ता है गुरु। यूपीएससी वाले जो आपदा प्रबंधन का आपका पेपर होता है उसमें सवाल पूछा जाता है आपदा प्रबंधन एक्ट से, और इथिक्स में भी कई बार जोड़ के पूछ लेते हैं एक्ट वगैरह। तो बीपीएससी वालों को भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर में चर्चा में रहे तो आपदा प्रबंधन का एक्ट जो है 2005 का, वो डिटेल पढ़ना होता है। उसमें 3 ढांचा बनाया गया है, पीएम, डीएम, सीएम। पीएम, सीएम, डीएम कहाँ हो गया? देश स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ग्राउंड पर काम करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ग्राउंड पर काम करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी किसकी भूमिका होगी? प्रधानमंत्री और सीएम की भूमिका होगी आदेशात्मक, यानी कि आदेश पारित करने को लेकर और पॉलिसी मेकिंग को लेकर। लेकिन जो ग्राउंड पर आउटपुट देगा वो कौन करेगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। यही उन्होंने भी कहा। राज्यों में आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी है, केंद्र सहायता केवल करता है। उन्होंने बोला है केंद्र केवल सहायता करता है आपको, और पूरे देश स्तर पर इसलिए एक ऐसी बॉडी बनाई गई कि एक आपदा जो होगी वो पूरे देश की आपदा के तहत में काम करेंगे हम लोग, तो उसका सही से निपटान कर सकेंगे। आपदा की गंभीरता और धन वितरण का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वायनाड भूस्खलन और टीएमसी की टिप्पणी। दरअसल वायनाड में अब तक का सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। मैंने आपको दिखाया भी था कि वायनाड में बारिश के कारण से भूस्खलन हुआ था। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत की सरकार ने केरल राज्य को बार बार चेतावनी भी दिया था कि ये एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यहाँ पर भूस्खलन देखा जा सकता है, आ सकता है भूस्खलन, कृपया करके आप कुछ उपाय कीजिए। लेकिन उपाय नहीं किए गए, इग्नोर किया गया उसको, और आपको पता ही है उसका परिणाम क्या हुआ। 2-3 गांव पूरे वाइप आउट हो गए प्राकृतिक आपदा में। ये मानव के इतिहास में सबसे बड़े भूस्खलन में से एक माना जाता है उसको। तो अगर उस पर कोई सवाल आता है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड तो उसका जिक्र जरूर करें, सबसे शानदार उदाहरण होगा। पीएम केयर्स पर अमित शाह जी का भी जवाब आया है, हमारे लिए ये सब मायने नहीं रखता है। केरल को धन आवंटन वगैरह ये सब भी हमारे लिए मायने नहीं है, राजनीतिक चीज़ें हैं। न्यूज़ में था तो मुझे आपको बताना था। अब जरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है क्या, किस प्रकार से काम करता है, इसको जरा हम लोग डिटेल में समझेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल एक कानूनी ढांचा है जो भारत में आपदाओं से निपटने, उनके प्रभाव को कम करने, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। दरअसल भारत में सुनामी जब आई थी उसके बाद से अनुभव किया गया कि हमारे पास आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए एक केंद्रीय स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग कर सके और ऊपर से लेकर के नीचे तक के सभी तंत्र को इन्वॉल्व कर सके। इसी कारण से आपदा प्रबंधन एक्ट को पारित किया गया, जिसे प्रधानमंत्री हाईएस्ट डिसीजन मेकर होते हैं और सबसे नीचे कौन होते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। फिर उनके अंदर में छोटे अधिकारी काम करते हैं नीचे लेवल के। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत में आपदा प्रबंधन के पहला व्यापक कानून 2005 में पारित हुआ था, जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कहा जाता है। इस अधिनियम ने आपदा प्रबंधन के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पीएम, राज्य आपदा प्रबंधन सीएम और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीएम 3 स्तर पर काम करते हैं। इसका उद्देश्य आपदा से पहले की तैयारी, प्रिवेंशन, सबसे पहला क्या है? प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। आपदा आने से पहले की तैयारी, रिस्पॉन्स कि भाई आपदा अगर आ गया तो सबसे पहले क्विक रिस्पॉन्स करें, और जब आपदा बीत चुकी है तो उससे प्रभावित जो लोग हैं उनका पुनर्वास कैसे किया जाए। कृपया इन शब्दों का उपयोग करें अपने आंसर राइटिंग में, मार्क्स आपके सही मिलेंगे। पीआरआर भी इसको कहा जाता है, प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। 3 काम करती है ये मुख्य रूप से। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? जैसे आप मान लीजिए कहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या कहीं पर कोई अधिकारी हैं, आपको बताया गया कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिस एरिया में हैं, वहाँ पर साइक्लोन की संभावना बन रही है, साइक्लोन बहुत ही बड़े स्तर पर आ सकता है। तो आप क्या क्या पहले ही प्रिवेंशन की तैयारी करेंगे? तो भाई प्रिवेंशन की तैयारी ये कर सकते हैं कि लोगों को सूचित करेंगे, जागरूक करेंगे कि घर में रहें,
जिस दिन आएगा उस दिन के लिए आप पर्टिकुलरली क्या जारी करेंगे, तो एसओपी जारी करेंगे, क्या उस दिन करना है क्या नहीं करना है। दूसरा क्या होता है, लोग पहले से ही तैयारी करके रखते हैं, पेड़ काटने के लिए इक्विपमेंट से लेकर के सड़क पर जो अगर पेड़ गिर जाए तो उसको किस प्रकार से हटाना है, और अगर कोई आपदा आ जाती तो उसको किस प्रकार से लोगों को निकाल करके कहीं और ले जाना है, इन सभी का इंतजाम किया जाता है। यही तो आपको करना है, यही करेंगे ना कि चारा खा जाएंगे, तो यही करना होता है, प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ठीक है, देखिए अगला क्या है, आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 क्या है। जैसा कि इस लेख में उल्लेखित है, विधेयक 2005 के अधिनियम में संशोधन करता है। इसे 25 मार्च 2025 को राज्यसभा में पारित किया गया है। लोकसभा पहले इसे पारित कर चुकी है। इसका विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी, पारदर्शित और वैज्ञानिक बनाना। यानी कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया गया तो उसको चूंकि 20 वर्ष हो चुके हैं, तो उसको और भी ज़्यादा हम प्रभावी कैसे बनाएं, इम्पैक्ट उसका और भी कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा हो जाए जिससे बार बार जो राज्य आरोप लगाते हैं वो नहीं होना चाहिए, और वैज्ञानिक अप्रोच हो, हमारा साइंटिफिक अप्रोच हो, जिससे हम अच्छे से क्या करें तो आपदा प्रबंधन को कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस विधेयक के तहत में आपदा प्रबंधन में कोई केंद्रीकरण का पक्षपात नहीं होगा, संसाधनों का वितरण राज्यों के साथ भेदभाव रहित होगा, धन वितरण वैज्ञानिक मानदंड जैसे वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर होगा, न कि आपदा गंभीरता के आधार पर। राज्य वित्त आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, वो जिस आधार पर रिकमेंड करेगा उसी आधार पर होगा। देखिए अब ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों से पारित हो चुकी है। पहले लोकसभा से हुई, देन राज्यसभा से हुई, अब राष्ट्रपति जिस पर साइन कर देंगे उसके बाद ये संशोधन लागू हो जाएगा। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या है, आज के समय के अनुसार उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, और क्या ये आपदा प्रबंधन से भारत में आपदा से निपटने के लिए एक प्रभावी कानूनी नियामक है या इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या है, संस्थागत ढांचा। यह विधेयक केंद्र, राज्य, जिला स्तर आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण की भूमिका को स्पष्ट करता है कि केंद्र को क्या करना है, राज्य को क्या करना है और जिले को क्या करना है, ये उसको बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, जिससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। धन वितरण, आपदा राहत के लिए धन का आवंटन निर्धारित मानदंड के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए आपको बताया ही मैंने, केंद्र राज्य सहयोग विधेयक में सुनिश्चित किया गया आपदा प्रबंधन केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय हो। राज्यों को अपनी जरूरतों के आधार पर केंद्र से धन का अनुरोध करना होगा और केंद्र मानदंड के अनुसार में सहायता करेगा। पारदर्शिता और जवाबदेही को इसमें बढ़ाया गया है पक्षपात से बचने के लिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है कि सिफारिशों के आधार पर वित्त आयोग जो सिफारिश करेगा उसी के आधार पर धन का वितरण किया जाएगा। ये इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम लोग चलेंगे। अगला टॉपिक देखिए क्या है, अगला टॉपिक है आपका इन सर्च ऑफ डार्क स्काई, स्पेस मिशन स्टार्ट। ठीक है, देखिए इसमें दरअसल है क्या, मैं आपको बताता हूँ। डार्क स्काई क्या होता है, डार्क स्काई क्या होता है। शहर में रहते होंगे तो डार्क स्काई नहीं देखा होगा, गांव में अगर रहते होंगे तो बहुत ही सुंदर खुला आसमान दिखेगा आपको, जिसमें तारे सितारे चमचमाते हुए दिखेंगे। शहर में ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। क्यों नहीं दिखती है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण होता है पॉल्यूशन, दूसरा कारण होता है लाइट पॉल्यूशन। आस पड़ोस में इतनी सारी लाइटें लगी होती हैं, बड़े बड़े सड़कों पर बड़ी बड़ी लाइटें लगा देते हैं, पार्क में भी लाइटें लगा देते हैं, चारों तरफ जगमगा रहा होता है, तो उसमें जो आपको नेचुरल ब्यूटी है ना स्काई का, वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन वो ज़रूरी होता है। किन के लिए ज़रूरी होता है डार्क स्काई? डार्क स्काई रिजर्व भी बनाया गया भारत में, लद्दाख में, उसको भी ज़रा देखेंगे हम लोग। तो डार्क स्काई किन के लिए ज़रूरी होता है? अगर कोई खूबसूरती को देखना चाहे तो उनके लिए भी होता है, यानी पर्यटन के लिए भी होता है, रिसर्च के लिए भी होता है, खगोलविद जो होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी होता है, दूरबीन वगैरह से देखने के लिए भी परम आवश्यक होता है कि बाकी लाइट का इंटरप्शन ना हो। अंधेरे आकाश की खोज और स्टार गेजिंग का बढ़ता चलन, या स्टार गेजिंग इसको कहा जाता है, यही यहाँ पर लिखा हुआ था, इसीलिए मुझे आपको समझाना था। स्टार गेजिंग, अब ये क्या होता है? भारत में युवा और परिवार, मतलब युवा वर्ग जो है वो अंधेरे आकाश, प्रकाश प्रदूषण मुक्त क्षेत्र की तलाश में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की ओर जा रहे हैं। दरअसल में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में बड़े बड़े लाइटें लगाने की अनुमति नहीं होती है, तो वहीं पर भारत के जो नव युवा वर्ग हैं वो आकर्षित हो रहे इन क्षेत्रों में जाते हैं दूरबीन ले करके, और वहाँ पर में क्या करते हैं तो रील बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वे दूरबीन और कैमरों के साथ आकाश, ग्रहों और तारों के देखने में रुचि ले रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले बनाया जाता था तारामंडल, पटना में तारामंडल पहले बहुत फेमस हुआ करता था।
प्रकाश प्रदूषण की समस्या। शहरों में प्रकाश प्रदूषण के कारण आकाश में तारे देखना मुश्किल हो गया है। इस वजह से लोग अंधेरे आकाश में वाले क्षेत्र जैसे लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक की ओर जा रहे हैं, जहां पर ऊंचे पहाड़ी एरिया में, सेंसिटिव जोन में, जहां पर लाइटें नहीं होती है, वहां पर दूरबीन लगा करके आकाश को देखते हैं। क्या आपने इमेजिन किया था कि एक अच्छे आकाश को देखने के लिए भी आपको कहीं पर जाना पड़ेगा? हमने तो जो देखा, अभी भी गांव जाते हैं तो आपको दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत सा आकाश दिख जाएगा। शहर में क्या दिखते हैं? ऊपर की बिल्डिंग की लाइटें दिखती हैं। लोकप्रिय स्टार गेजिंग स्थल। भारत में स्टार गेजिंग के लिए प्रमुख स्थल क्या है? तो लद्दाख, उत्तराखंड की स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश का भारमौर, कर्नाटक की नंदी हिल्स, महाराष्ट्र का नागिने घाट। ये क्या है? तो अलग अलग स्टार गेजिंग है। स्टार गेजिंग वही होता है जो आपको मैंने ऊपर बताया है। स्टार गेजिंग अंतरिक्ष मिशन का प्रभाव क्या है? हाल के अंतरिक्ष मिशन जैसे इसरो का मंगलयान, चंद्रयान ने स्टार गेजिंग और खगोल विज्ञान में रुचि बढ़ाई। अब जरा यहाँ पर रुक जाइए, मैंने बहुत ही आसानी से बोल दिया कि रील बनाने जाते हैं, नहीं। ये दरअसल में ये चीज़ दिखाता है कि हमारे देश के बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो स्पेस में, आकाश में, स्टार में, ग्रहों में, इनमें रुचि रखते हैं और इन क्षेत्र में क्या करते हैं, तो कुछ भी अपना करने का प्रयास करते हैं। कुछ नहीं, इससे तो बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रख रहे हैं हमारे देश का युवा वर्ग, तो उसके लिए वो जाते हैं। लोग आकाश में ग्रहों यानी कि मंगल, बृहस्पति, शनि और नक्षत्रों को देखने के उत्साहित होते हैं। खगोल विज्ञान क्लब और संगठन। भारत में खगोल विज्ञान क्लब और संघ जैसे भारतीय खगोल वैज्ञानिक संस्था स्टार गेजिंग को बढ़ावा भी दे रही है। यह संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से स्टार गेजिंग सत्र आयोजित करते हैं और लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से दिखता है। ये क्यों है? वैज्ञानिक अप्रोच डेवलप करने के लिए है ये चीज़ें। लद्दाख में मार्च 2025 में 21 विश्वविद्यालय छात्रों ने स्टार गेजिंग सत्र भाग लिया था और ये इसका चलन बढ़ ही रहा है। स्टार पार्टी और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और स्टार गेजिंग करते हैं। मुझे आपको पढ़ाना क्या है? मुझे आपको पढ़ाना लाइट पॉल्यूशन। दरअसल में देखिए क्या है, ये एक टूरिज्म का नया सेक्टर है। पहली बात तो ये भी समझ लीजिएगा, टूरिज्म जो है पर्यटन, उसका एक नया सेक्टर खुल रहा है। चूँकि बिहार का है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। बहुत सारे ग्रामीण एरिया भी ऐसे हो सकते हैं, हिली एरिया भी बिहार में हो सकते हैं, पश्चिमी चंपारण के भाग में, जहां पर इस तरह के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो बिहार सरकार भी इस क्षेत्र में काम कर सकती है। यह क्षेत्र प्रकाश प्रदूषण से मुक्त स्टार गेजिंग के लिए आदर्श माना जाता है। 2022 में लद्दाख को भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया गया था। डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में बनाया गया है। यह भारत का पहला है। यह क्षेत्र प्रकाश प्रदूषण से मुक्त है और स्टार गेजिंग के लिए आदर्श माना जाता है। प्रकाश प्रदूषण क्या होता है? प्रकाश पॉल्यूशन होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लाइटें आपके आस पड़ोस में लगा दी जाती हैं, उसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश प्रदूषण कहा जाता है। किसके लिए घातक होता है? तो इंसानों के लिए भी होता है, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी होता है। ये क्या इसमें खराबी हो जाता है भाई? तो इससे दरअसल प्रभाव ये पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। इससे प्रभाव ये पड़ता है कि बायो क्लॉक आपने सुना है, बायोलॉजिकल क्लॉक आप जानते हैं क्या? वो प्रभावित हो जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है? हम लोगों के पास में घड़ी है, आपके और मेरे पास वॉच है, उसमें देखा कि टाइम हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, सोने का समय हो गया है, तो हम सो जाते हैं। लेकिन पशु पक्षियों के पास में घड़ी नहीं होता है, वॉच नहीं होता है, तो वो देखते हैं कि प्रकाश अगर है यानी दिन है, वो नहीं सोते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। और अगर वो देखते हैं कि अभी वर्तमान में सूर्योदय हुआ है या अंधेरा है, तो वो उस हिसाब से अपने बॉडी को सेट करते हैं। उनके पास तो घड़ी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइटें लगा दोगे तो उनको भ्रम हो सकता है, भ्रम की स्थिति बन सकती है और ये पर्यावरण की विविधता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, जिसको कहा जाता है लाइट पॉल्यूशन। ये इंसानी बायो क्लॉक को भी प्रभावित कर देता है। बायोलॉजिकल क्लॉक होता है हमारे शरीर में। कैसे आपको ये अंदाज़ा होता है कि मैं 8 घंटे से नहीं सोया हूँ या 10 घंटे से नहीं सोया हूँ, आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि मैं 4 ही घंटे सोया हूँ? ये कैसे पता चलता है बॉडी को कि 4 ही घंटे हम सोए हैं? बॉडी को कैसे पता चलता है कि 4 ही घंटे हुए हैं सोए हुए? बायोलॉजिकल क्लॉक की संज्ञा इसको दी गई है, ठीक है, कि बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जैविक घड़ी कह दिया जाता है इसको। तो ये प्रभावित हो जाता है, इसका साइकिल बिगड़ जाता है। तो हम इंसान तो घड़ी देख करके इसको सही कर सकते हैं कि अभी सोने का समय हो रहा है, खाने का, लेकिन पशु पक्षी इसको नहीं कर सकते हैं। लाइट पॉल्यूशन इसी को कह दिया। इसका कैसे समाधान किया जाता है? तो लाइट नए प्रकार के लगा करके, आप जरूरी थोड़ी ना पूरे इलाके में बल्ब लगा दो, जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर लगाओ, वहीं पर लगाओ। इसको क्या कहा है? तो लाइट पॉल्यूशन का समाधान करने का तरीका भी कहा जाता है। तो हानले डार्क स्काई रिजर्व, लद्दाख के हानले में हानले डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। स्थानीय लोग और पर्यटक यहाँ दूरबीन और कैमरों के साथ आते हैं और आकाश देखते हैं।
ये शानदार पर्यटन का क्षेत्र हो गया। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभाव, स्टार गेजिंग ने खगोल पर्यटन एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार गेजिंग क्या है, खगोल टूरिज्म क्या है, किस प्रकार से कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है इसके बारे में लिखिए। बड़ा ही अद्भुत सा सवाल हो सकता है। उत्तराखंड और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में स्थानीय लोग होम स्टे गाइड सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है। ये एक स्टार गेजिंग सत्र की लागत 500 से 2000 रुपये प्रति व्यक्ति तक हो सकती है। प्रकाश प्रदूषण से जंगली जानवरों को खतरा होता है। शिक्षा और जागरूकता, स्टार गेजिंग सत्र बच्चों और युवाओं को खगोल विज्ञान के बारे में शिक्षित कर रहे हैं। यह सत्र वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का भी काम करेगा। एस्ट्रो टूरिज्म जैसी चीज़ें आपसे पीटी और मेंस एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। अगला जो न्यूज़ है, बस मुझे आपको बताना था, यूक्रेन रसिया कहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, यही पूछा जाएगा आपसे। ये बातचीत कर रहे हैं कहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिखा हो यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका, रूस और यूक्रेन, ये दरअसल में सऊदी अरब में बातचीत कर रहे हैं। किसके लिए बातचीत कर रहे हैं ये, तो बातचीत कर रहे हैं कि हम कैसे युद्ध को समाप्त करें, युद्ध को एंड करें और किसी कंक्लूजन पर पहुँचे जिससे क्या युद्ध खत्म हो जाए और जान माल की जो हानि हो रही है उस पर रोक लगाया जा सके। तो धीरे धीरे भी बातचीत शुरू हुई है। मीडिएटर की भूमिका में सऊदी अरब में हो रहा है ये सारा कुछ बातचीत, तो ये बस आपको ध्यान में रखना है, सऊदी अरब में हो रहा है, बस ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है कि एक्स ने बोला है कि हम सहयोग पोर्टल को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और हमें फोर्स भी नहीं किया जा सकता है कि आप सहयोग पोर्टल को ज्वाइन करें। किसने बोला है? एक्स ने बोला है। आजकल बहुत उड़ रहा है ये। उड़ रहा है का मतलब क्या होता है कि इसका एक है ग्रॉक, उसके जवाब सुनकर तो दंग रह जाएंगे। हालांकि आईटी मिनिस्ट्री ने इसकी जांच के लिए पैनल बिठा दिया है और जांच कर रही है इसकी, तो ठीक है, इस पर ध्यान देते हैं हम लोग। एक्स जो है, ट्विटर जो है, इसका भारत सरकार के साथ टकराव बना हुआ रहता है और आजकल एलन मस्क जो है वो डायरेक्ट कहाँ पर है, तो सत्ता शासन में अमेरिका में, तो ज़रा इसका बढ़ गया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। सहयोग पोर्टल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग और क्या है ये न्यूज़, ज़रा इसको भी समझते हैं। एक्स जो है उसने दिल्ली हाईकोर्ट बोला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है उसे केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल में सहयोग SAHYOG, इसको ध्यान में रखें, शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सहयोग पोर्टल का उद्देश्य क्या है, यही सवाल पीटी में पूछा जाएगा और भी मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था। सहयोग पोर्टल का उद्देश्य साइबर अपराध से निपटने के लिए एकीकृत ढांचा बनाना है। यह पोर्टल सरकार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विशिष्ट परिस्थितियों में सूचनाओं को ब्लॉक करने का आदेश देने में सक्षम बनाता है। कि अगर कोई विशिष्ट परिस्थिति हो गया, विशिष्ट परिस्थिति अनडिफाइन है, तो वैसी विशिष्ट परिस्थिति में भारत की सरकार उस पोर्टल पर जो अगर जुड़ जाता है एक्स, तो उसको बोलेंगे कि इस सूचना को ब्लॉक करो और वो ब्लॉक कर देगा। एक्स ने बोला है कि ये इनडायरेक्टली सेंसरशिप को बढ़ावा दे रहा है, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको खतरा दे सकता है, उसके लिए खतरा हो सकता है। ये एक्स का तर्क है कि एक्स ने तर्क दिया है कि उसके पास वैध कानूनी अनुरोधों को संसाधित करने के लिए अपना स्वयं का पोर्टल है, कि अगर लीगल रूप से हमारे पास कोई अनुरोध आता है कि आप इस इंफॉर्मेशन को हटा दीजिए, तो हमारे पास अपना पोर्टल है ही, हम आपके पोर्टल से क्यों जुड़ें। एक्स ने कहा कि उसे बिना किसी प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के सहयोग पोर्टल में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला, एक्स ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। इस फैसले के अनुसार सहयोग पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के वैधानिक ढांचे से बाहर है और सहयोग पोर्टल चूंकि आईटी एक्ट में नहीं आता है, इसलिए उसके जुड़ने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। आईटी अधिनियम की धारा 69A को विशिष्ट परिस्थितियों में ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है, लेकिन ये सहयोग पोर्टल इसके तहत में नहीं आता है। 18 मार्च 2025 को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एलन मस्क के स्वामित्व वाले इस प्लेटफॉर्म ने पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में सहयोग पोर्टल को चुनौती दी थी और कहा था कि केंद्रित सेंसरशिप टूल है ये सहयोग पोर्टल। ये हो गया न्यूज। अब जरा सहयोग पोर्टल के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। सहयोग पोर्टल क्या है, आपसे सवाल क्या पूछेगा कि भारत में हाल ही में साइबर फ्रॉड की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखी गई हैं और उसके अलावा ऑनलाइन हेट स्पीच वगैरह की बहुत सारी घटनाएं देखी गई हैं। सहयोग पोर्टल उससे निपटने में किस प्रकार से प्रभावी हो रहा है।
तो साइबर अपराध से निपटना। सहयोग पोर्टल का मुख्य लक्ष्य साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, फिशिंग, सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं को रोकना है। इस पोर्टल का साइबर अपराध को शिकायतों को दर्ज करने, उनकी जांच को तेज करने में मदद करता है। यह पोर्टल केंद्र और राज्य सरकार, पुलिस, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच में समन्वय स्थापित करता है। एक ऐसा पोर्टल जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पुलिस है और जितने प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप सब हैं। क्या सब हैं? नहीं, एक्स नहीं है। यह साइबर अपराध से संबंधित सूचनाओं को साझा करने, त्वरित कार्रवाई के लिए एक मंच प्रदान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई। सहयोग पोर्टल आईटी अधिनियम के धारा 69 के तहत सरकार को विशिष्ट परिस्थितियों में ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का भी अधिकार देता है और इसी को उन्होंने सेंसरशिप टूल का नाम दे दिया है कि सरकार को अगर कोई सूचना पसंद नहीं आएगी तो ब्लॉक कर देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है की जवाबदेही। सहयोग पोर्टल के माध्यम सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टा को साइबर अपराध संबंधित अनुरोधों का पालन करने के लिए कह सकती है। यह पोर्टल डिजिटल मध्यस्थ को सरकार के साथ सहयोग करने, अवैध सामग्री को हटाने के लिए मंच प्रदान करती है। जागरूकता और रोकथाम। सहयोग पोर्टल साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाने और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह नागरिकों को साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने और समाधान प्राप्त करने के लिए भी मंच देता है और इसी का विवाद भी मैंने आज की न्यूज़ में आपको समझा दिया है कि इससे जुड़ा हुआ विवाद क्या है, उसमें क्या बोला गया है, सारा कुछ मैंने आपको पहले ही डिटेल में समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है भीम 3.0 को लॉन्च किया गया है। क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर किसके लिए? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसको कहा जाता है भीम, BHIM कहा जाता है। 3.0 को लॉन्च किया गया है। दरअसल में UPI वगैरह जो काम करता है उसी के तहत NPCI का है, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाएगा कि भीम जो है प्लेटफॉर्म ये किसका है, तो NPCI का है। इसको ज़रा समझते हैं 3.0 को। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड ने मंगलवार को भीम 3.0 को लॉन्च किया। भीम 3.0 उपयोगकर्ता, व्यवसाय, बैंकों के लिए उन्नत सुविधाएं शामिल की गई हैं। भीम 3.0 की विशेषता क्या है? इसके उपयोगकर्ताओं को साझा खर्च यानी कि शेयर एक्सपेंसेस को ट्रैक करने की सुविधा दी गई है। इसमें उपयोगकर्ता आप दोस्त परिवार के साथ बिल को विभाजित भी कर सकते हैं, जो सब पहले से ही था, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, इन सब पर स्प्लिट बिल आता था। उसके बाद से आपके एक्सपेंसेस किस प्रकार से हुए हैं उन सभी की जो डेटा है वो भी आ जाता था। तो अब ये उसी को शामिल कर रहे हैं। ये तो चूँकि सरकारी है तो पूछ सकता है आपसे। यह खाने पीने, किराया, समूह खरीदारी के लिए खर्चों को विभाजित करने और भुगतान करने की अनुमति भी देता है। परिवार और समूह के लिए सुविधा होगा इससे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भीम 3.0 को लॉन्च किया गया है। देखिए, उपयोगकर्ता परिवार के सदस्यों को जोड़ सकते हैं, साझा खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं। यह सुविधा परिवार को उनके खर्चों के समेकित दृश्य कंसोलिडेटेड व्यू प्रदान करती है। एक परिवार के सारे व्यक्ति अगर जुड़े हुए हैं एक जगह पर, कौन कितना खर्चा कर रहा है सारा यहाँ पर आ जाएगा। भीम 3.0 को चरणबद्ध तरीके से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर रोल आउट किया जाएगा। इसकी पूरी उपलब्धता अप्रैल 2025 तक होने की उम्मीद की जा रही है। देखिए क्या है, NBSL के CEO ललित नटराज ने कहा कि भीम 3.0 को डिजिटल भुगतान को तेज़ी से, ठीक है भाई, पता ही है आपको डिजिटल भुगतान तेज हो गया है। भीम का पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। यह भारत के लिए बनाया गया डिजिटल भुगतान का मंच है जो यूनिफाइड इंटरपेमेंट्स UPI पर आधारित है। भारत सरकार ने बनाया है ये, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और UPI ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक प्लेटफॉर्म है, नॉट डिजिटल मनी। डिजिटल मनी नहीं होता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन ही होता है। पैसे वही हैं, केवल ट्रांजैक्शन ही ऑनलाइन होता है। ध्यान रखिएगा इसको। यह भारत के लिए बनाया गया डिजिटल भुगतान मंच है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित है। अगला जो टॉपिक है वो है सोशल प्रोटेक्शन कवरेज। ये डबल हो गया है, 48.8% हो गया 2024 में। इसी को लेकर कल भारत में जो मालवीय जी हैं, क्या नाम है इनका, मांडविया जी नाम है इनका, इन्होंने कल राज्यसभा में ये जानकारी दी है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि हुई है। क्या है ये न्यूज़? सामाजिक सुरक्षा क्या होता है? सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य होता है पेंशन, वृद्धा पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? तो सोशल सिक्योरिटीज़ इनको कहा जाता है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संयुक्त डेटा के अनुसार, इन दोनों का ज्वाइंट डेटा है, इन दोनों ने मिलकर काम किया है। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 से दोगुना होकर 48.8% तक पहुंच गया है। यानी कि देश की आबादी में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से लगभग 49 लोगों के पास में सोशल सिक्योरिटी मौजूद है। इंश्योरेंस होता है सोशल सिक्योरिटी, पेंशन आ जाता है सोशल सिक्योरिटी में, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है सोशल सिक्योरिटी में, और भी कई सारी चीज़ें, छात्रवृत्ति जैसी चीज़ें भी कई बार सोशल सिक्योरिटी में गिन ली जाती हैं। 2021 में यह कवरेज 24.4% था
और अभी वर्तमान में कितना हो गया है, वर्तमान में हो गया है 48.8%। कितने का ग्रोथ है तो आप देख ही सकते हैं, 2 गुने से ज़्यादा का। सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी भारत के 92 करोड़ आबादी में से 48.8% लोग, लगभग 45 करोड़ लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है। किसके द्वारा, तो मंत्रालय ने ही बताया है। इस डेटा का उपयोग करें एग्जामिनेशन में। आईएलओ ने क्या बोला है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है, पिछली बार 69th बीपीएससी में आईएलओ के वेज रिपोर्ट जारी होता है। वेज रिपोर्ट हिंदी में क्या बोलेंगे, वेज रिपोर्ट को पता नहीं, आप देखिएगा। वेज रिपोर्ट जारी करता है, इससे शॉर्ट आंसर में सवाल पूछा गया था। इसका कारण यह है कि कई लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ जैसे खाद्य सुरक्षा, आवास लाभ को सामाजिक सुरक्षा के रूप में नहीं मानते हैं। केंद्रीय योजनाओं की भूमिका, केंद्रीय योजना जैसे मनरेगा, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ, कर्मचारी राज्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 48.8% तक जो पहुंचा है उसमें मनरेगा, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा वगैरह सब शामिल हैं। 34 प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 48.8% तक पहुंच गया है, जो कि 2 गुना हो गया है पिछले कुछ वर्षों में। आईएलओ ने कहा कि मांडविया ने कहा कि भारत की मंत्रालय आईएलओ के साथ उच्च स्तरीय संवाद पर ध्यान दे रहा है। भारत सरकार और आईएलओ मिलकर सामाजिक सुरक्षा का चित्र प्राप्त कर रहे हैं, डेटा संग्रह कर रहे हैं। राज्य सरकारों की भूमिका, राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू करने, डेटा साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ऐसा किन्होंने कहा, तो मांडविया जी ने कहा है। और डुप्लीकेसी को भी हमने कम किया है कि ऐसा ना हो कि डेटा हमारे पास विकृत आ जाए, सही डेटा है हमारे पास जिसमें कहा गया है। ईएसआईसी और ईएसआई योजना का विस्तार, मांडविया ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कवरेज को बढ़ाने की बात की है। उत्तर प्रदेश के 15 और जिलों को ईएसआई योजना के तहत अधिसूचित किया जाएगा। ये कल न्यूज़ किसने दिया है, तो मांडविया जी ने दिया है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा जो है उसका कवरेज 48.8% तक बढ़ गया, जिसमें मनरेगा जैसी बड़ी योजनाओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसके साथ साथ 32 केंद्रीय योजनाएं मिलकर इस सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ा रही हैं। सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य क्या क्या होता है, तो आवास भी आ जाता है और उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, ये सब सामाजिक सुरक्षा में आते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से देश के 48% आबादी जो है उसके पास में ये पहुंच गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे हम लोग। क्या क्या सवाल पूछ सकता है आपसे, सबसे पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम से सवाल पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको पूरा बताया है। लाइट पॉल्यूशन के बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की है, वहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। सहयोग पोर्टल से सवाल पूछा जा सकता है। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ सवाल पूछा जा सकता है। जल्दी हम लोग फैसले का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, हाई कोर्ट का, उसके बाद हम लोग 71 के लिए MCQ प्रैक्टिस शुरू कर दें साप्ताहिक रूप से। आपदा प्रबंधन 2024 को कब पारित किया गया है, तो 25 मार्च 2025 को किया गया है। इसी प्रकार के बहुत सारे हैं। भारत में स्टार गेजिंग के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में कौन सा एक है, तो लद्दाख इसमें सबसे लोकप्रिय माना जाता है। लद्दाख को भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कब घोषित किया गया। सवाल पूछेगा तो बोलो कहाँ से पूछ दिया, पता ही नहीं चल रहा है, किसी ने तो करवाया ही नहीं। न्यूज़पेपर से पूछा, आज के न्यूज़पेपर में है ये, आज के इंडियन एक्सप्रेस में है ये। चलिए धन्यवाद आप सभी का। ये PDF चाहिए हो तो आप आंसर राइटिंग ज्वाइन करेंगे या YouTube को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन जो होगा सब्सक्राइब के बगैर में, तो आपको PDF वगैरह मिल जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।